गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 87, डेट है 15 फरवरी 2022। टॉपिक हमारा चल रहा है अर्थशास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 4, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से, मतलब वैश्वीकरण को लागू करने में, उसको संभव बनाने में कौन कौन से कारक जरूरी हैं। सबसे पहला है प्रौद्योगिकी, मतलब टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित किया। मान लो अगर टेक्नोलॉजी का विस्तार होता, अगर इंटरनेट सेवाएं नहीं होती, टेलीफोनिक सेवाएं नहीं होती, तो हम दूसरे देशों के साथ व्यापार कर ही नहीं पाते। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। परिवहन के साधन जहाज में व प्लेन्स में आसानी से सामान पहुंचाया जा सकता है दूसरे देशों में। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। खर्चा भी कम आता है और दूसरे देशों में पहुंचाया भी जा सकता है। दूसरा है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दूरसंचार सुविधाओं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन व फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचना को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। अगर ये ना हो, मान लो को वहाँ हमें किसी देश में सामान के लिए भेजना है मैसेज और वो पहुँचे ही ना टाइम पर, तो व्यापार संभव नहीं है। इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इनकी वृद्धि की वजह से, इनकी तेज़ रफ्तार की वजह से ही वैश्वीकरण संभव हो सका है। ये सुविधाएं संचार उपग्रह द्वारा सुगम हुई हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक, ईमेल जिसको बोलते हैं, भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात वॉइसमेल कर सकते हैं। ये है 3 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। फिर है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब, उदारीकरण ऐसी प्रक्रिया है कि जो नियम कानून है दूसरे देशों के साथ व्यापार करने को इतना सरल बना दिया जाए, उनको इतना सरल बना दिया जाए कि आसानी से व्यापार किया जा सके। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौने की आयात पर कर लगाती है, मतलब टैक्स लगा देती है, तब क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं, भारत से खिलौने मंगाना चाहते हैं जो भी देश, उन्हें इन पर कर देना होगा। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी, तो कीमत बढ़ जाएगी कर देंगे तो। चीन के खिलौने अब भारत के बाजार में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात स्वतः कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, तो चीन के जो खिलौने आते हैं हमारे देश में वो सस्ते नहीं होंगे और उसका आयात कम हो जाएगा। भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। जैसे चीन हमारे देश से मटेरियल मंगाता है, सामान मंगाता है, अगर हम उस पर टैक्स लगा देंगे तो वो सामान चीन को महंगा पड़ेगा। फिर वो जब वापस भारत में तैयार होकर आएगा तो और भारतीयों को महंगा मिलेगा, तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। मतलब अगर कर बढ़ा दिया जाए तो इससे व्यापार में बाधा आ सकती है। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारी व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती नियमित करने और देश में किस प्रकार की वस्तु कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, ये निर्णय करने के लिए कर सकती है। अवरोधक का प्रयोग इसलिए किया जाता है, अगर हम ये चाहें कि किसी देश के साथ व्यापार बंद कर दिया जाए तो उसको डायरेक्ट बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ विश्व व्यापार संगठन का जो नियम है उसका उल्लंघन होगा। लेकिन हम उस पर टैक्स इतना लगा देंगे वो उनको महंगा पड़ेगा, फिर वो जब यहाँ बेचेंगे तो और महंगा हो जाएगा, जिससे हमारे देश के लोग उसको खरीदना पसंद नहीं करेंगे। हम दूसरे देशों का सामान इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो हमें सस्ता पड़ता है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया ही उदारीकरण कहलाती है। मतलब सरकार जब चाहती है कि इस देश के साथ व्यापार किया जाए तो उसमें प्रतिबंध नहीं लगाती, अवरोध नहीं लगाती, और अगर चाहती है कि ना हो तो उस पर अवरोध लगा सकती है। इसी प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायी को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिलती है कि वे क्या आयात करेंगे और क्या निर्यात करेंगे। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। उदार मतलब जो काइंड होते हैं, मतलब दयालु टाइप्स, है ना। मतलब सरकार दयालु हो गई है और सरकार व्यापार पर कम प्रतिरोध लगाती है, इसे उदारीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। 3 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से किस प्रकार जुड़ी है? दूसरा क्वेश्चन है, क्या सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के बिना वैश्वीकरण संभव है? तीसरा है, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी ध्यान से कर लेंगे। चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।